जो जातिगत जनगणना बिहार सरकार कराई है और जो रिपोर्ट निकला है, इससे पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है? पब्लिक को इससे कोई फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं कुछ फायदा नहीं हुआ। जातिगत जनगणना से अच्छा सरकार बेरोजगारों की जनगणना करा देती। बिहार में जितने बेरोजगार हैं, बिहार में जितने बेरोजगार है उसकी सरकार जनगणना करा देती, तो उससे हम लोग को लगता है कि बिहार कितना पिछड़ा है या कितना विकास किया। मोदी जी जब 2013 में यहाँ आए तब बोले कि घबराइए मत, इस बार यहाँ की सर्च प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कहाँ चालू हुई? हमेशा उनका बात जुमलाबाजी था, जुमलाबाजी ही कहा गया। अगर आज वो सब खुला रहता तो यहाँ पर बेरोजगारी नहीं रहती। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं विल्सन इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विख्यात लीडर विजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर जी। इनकी लोकप्रियता जो है सो मुन्ना ठाकुर जी के नाम से लोकप्रियता है और मढ़ौरा में बहुत चर्चित समाज सेवा करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में कहीं भी जाते हैं तो समाज में इनकी एक अलग पहचान है। तो आज मेरे शरीक में यही बैठे हैं और इनसे मैं आज चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। जो जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जो आया है, जो सार्वजनिक हुआ है, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करें कि आखिर इनकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका चैनल का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। अभी जो बिहार सरकार जातिगत जनगणना जो कराई है और जो इसका रिपोर्ट सार्वजनिक की है, इसमें बहुत लोगों का बयान ये भी आ रहा है कि इसमें बहुत सारी धांधली हुई, गड़बड़ी हुई। इस पर आपकी क्या राय है? इसमें बहुत सारी धांधली नहीं, महा घोटाला भी किया गया है। कैसे कि सुप्रीम कोर्ट का दबाव था कि जल्द से जल्द आप लोग कीजिए। नीतीश जी यहाँ के सरकार को लगा कि हो सकता है कि वहाँ स्टे हो जाए, तो जल्दी जल्दी शिक्षकों पर दबाव देकर जनगणना करा लीजिए। शिक्षक लोग क्या किए कि एक ही जगह बैठकर जनगणना कर दिए। शिक्षक गांव-गांव घूम करके घर-घर नहीं गए ना, घर-घर घूम कर नहीं किए, एक ही जगह बैठ कर दिए। इससे अच्छा जांच होता कि पंच अगर वार्ड को दे दिया जाता तो उससे कम खर्चा में सही रिपोर्ट मिल जाता। यानी आपके कथनानुसार वार्ड और पंच को दिया गया होता है, ये काम तो अच्छा से काम करा। उससे कम पैसे में और उससे अच्छा हो गया रहता। चूंकि क्षेत्र के लोग हैं, सबको पहचानते हैं। सबको पहचानते हैं। जी तो आपके कथनानुसार मतलब अगर वार्ड और पंच को ये काम दिया गया होता तो बहुत कम खर्च में अच्छा से रिपोर्ट निकल जाता। अच्छा से रिपोर्ट निकल जाता। पंच अगर वार्ड को दिया गया रहता तो टीचर से अच्छा ही लगता। जी अच्छा सर, एक बात, अभी जो रिपोर्ट जो है, जो सार्वजनिक रिपोर्ट है, उसमें सवर्णों की संख्या बहुत कम बताई जा रही है। तो इसका कारण क्या? क्या इसमें सच्चाई, कितना सच्चाई है, इस पर आप क्या बोलिएगा? जी, हम लोग की संख्या सवर्णों की बहुत अधिक है, कम बता दिया गया। इसलिए कि बहुत लोग इस स्वर्ण में ऐसे हैं, 2 पीढ़ी से कुछ लोग बाहर रहते हैं जी, तो जिनका गणना नहीं हो पाया है जी, और अच्छा से जो टीचर जिनको मिला था जी, वो लोग अच्छा से गणना नहीं किए हैं जी। हमारे समाज के स्वर्ण लोग बहुत अभी बाहर घर बनाकर रह रहा है जी, जिसके चलते संख्या कम हो गई। यानी जो मतलब क्वालिफाइड है वो अपनी जगह जाकर के बाहर में जाकर सेट करके वो गांव में बहुत कम आते हैं। गांव में बहुत कम आते हैं, जिस वजह से गांव के लोग में पहचान उनकी नहीं है, इसी वजह से उनकी चर्चा भी नहीं हो पाती। उनकी चर्चा भी नहीं हो पाती है। देखिए, ये बता रहे हैं कि सवर्ण जो है, सवर्ण में जो पढ़े लिखे शिक्षित हो गए या कई रोजगार की तलाश में बाहर गए और बाहर जाकर के वहीं पर वो शिफ्ट हो गए और फिर गांव में बहुत कम आते हैं। तो मान लीजिए कि जो एक पीढ़ी से गए उनको तो गांव के लोग पहचानते हैं, लेकिन जिनकी पीढ़ी 2-4 पीढ़ी निकल चुकी है तो गांव में नहीं आने जाने की वजह से उनकी पहचान खत्म हो जाती है। और रिपोर्ट करने के लिए जब शिक्षक आते हैं तो शिक्षक का रिपोर्ट यही रहता है कि एक जगह एक टेबल पर बैठ करके एक जगह किसी के दरवाजे पर गए और जाकर के चर्चा कर लेते हैं। तो सच्चाई है कि अगर मान लीजिए पड़ोस के घर की जानकारी अगर हमें नहीं होगी तो हम उसके बारे में क्या बताएंगे? तो बस सिंपल ढंग से घर के मुखिया के बारे में बता दिया गया और बाकी सदस्यों की गणना ढंग से न हो पाई। इसी वजह से इन लोगों का रिपोर्ट है कि इसी वजह से जातिगत जनगणना में सवर्णों की संख्या कम बताई जा रही है। तो सर, इस पर आप क्या कहिएगा कि अगर सवर्णों की संख्या कम हो रही है तो राजनीति के क्षेत्र में इस पर क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, सरकार अपना रोटी सेक रही है जी। हम लोग को कम देखा कर अपना रोटी सरकार से सेक रही है। अच्छा सर, एक बात, जातिगत जनगणना कराने से पब्लिक को क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है? पब्लिक को कहाँ फायदा हुआ? नेता लोग को फायदा हुआ। सही जनगणना तो हुआ नहीं। पब्लिक को कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं हुआ। जातिगत जनगणना से अच्छा सरकार बेरोजगारों की जनगणना करा देती। बिहार में जितने बेरोजगार हैं, बिहार में जितने बेरोजगार है उसकी सरकार जनगणना करा देती, तो उससे हम लोग को लगता है कि बिहार कितना पिछड़ा है या कितना विकास किया हुआ है जी। तो बेरोजगारों की जनगणना कराया नहीं गया, जो कुछ फायदा नहीं हुआ। जातिगत जनगणना, आपको लगता है कि बिहार में बेरोजगारी है? बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। मतलब बेरोजगारी की वजह से ही लोग यहाँ से दिल्ली, बम्बे, पंजाब कहीं जाकर सब जगह पलायन हो रहा है। ये समस्या है, ये समस्या है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जातिगत जनगणना से तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं।
देखिए ये भी सही बता रहे हैं कि जातिगत जनगणना पर जो बिहार सरकार इतना पैसा खर्च कर दी, इससे पब्लिक के हित में कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। बेनिफिट क्या हो रहा है, बस यही फायदा हो रहा है, सरकार को फायदा हो रहा है अपने राजनीति के क्षेत्र में, और पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। जाति के नाम पर एक दूसरे को हम सभी को एक दूसरे के नाम पर बांटने की साजिश चल रही है। जो हमारे अंदर सभी लोग, हम बिहार वासियों के अंदर जो प्रेम था उसको नफरत की नजर से दिखाया जा रहा है जाति के नाम पर। तो जो जाति के नाम पर बंटवारा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं हमको कमजोर करने की साजिश की जा रही है। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये भी बात सर बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं कि कहने का अर्थ ही रहा कि जातिगत जनगणना पर जो पैसा खर्च करे, बेरोजगारी की जनगणना कर ले कि बिहार में कितने बेरोजगार है। अच्छा एक बात बताइए, जो बिहार में बेरोजगारी है, इस वजह से दोषी कौन है? बिहार में जो बेरोजगारी है, इसके लिए सेंट्रल सरकार नरेंद्र मोदी जी दोषी है, और राज्य सरकार दोषी नहीं है। राज्य सरकार कहाँ दोषी है? क्यों? यहाँ अगर वो फैक्ट्री लगाते हैं, अच्छा फैक्ट्री लगाते हैं, तो यहाँ बेरोजगारी कहाँ रहती? मोदी जी यहीं मढ़ौरा में 4 फैक्ट्री थी जी, डिस्टिलरी के थी, मोटम था, शुगर था और सारा इंजीनियरिंग था जी, 4 फैक्ट्री थी जी। मोदी जी जब 2013 में यहाँ आए जी, तब बोले कि घबराइए मत, इस बार यहाँ की सब फैक्ट्रियाँ चालू हो जाएगी जी। कहाँ चालू हुई? हमेशा उनका बात जुमलाबाजी था, जुमलाबाजी ही कहा गया। अगर आज वो सब खुला रहता तो यहाँ पर बेरोजगारी नहीं रहती जी। देखिए इनका कहने का तरीका जो है सो सही है। ये भी बोला है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव, लोकसभा का चुनाव 2014 का हो रहा था, उस वक्त प्रचार प्रसार के लिए आए थे और मढ़ौरा में आए तो पब्लिकली मंच से घोषणा किए थे कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बन जाती है तो मढ़ौरा में जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है उसको हम पुनः चालू कर देंगे। और ये भी बात सच है कि अगर मढ़ौरा की फैक्ट्रियां जो 4 बंद पड़ी हुई, चीनी मिल है, कांटी फैक्ट्री है, मोटम फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये अगर चालू हो जाती तो यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता। बात सच है कि नहीं सर? एकदम लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लाखों लोगों को रोजगार मिल नहीं जाता, मिला हुआ था वे सभी लोग बेरोजगार हो गए, सभी लोग बेरोजगार हो गए। हाँ। उसके बाद में और नए पीढ़ी के लोग बेरोजगारी की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं और यहाँ पर सब खत्म हो रहा है, सारा खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इसको बर्बाद किया जा रहा है। हाँ, सेंट्रल के द्वारा यहाँ बर्बाद किया जा रहा है। तो इसमें राज्य सरकार का कोई कसूर नहीं है? राज्य सरकार का कसूर है, पर चीनी मिल है जी, कपड़ा मंत्रालय के अधीन में आता है जी, सेंट्रल के अधीन में आता है जी। मोदी जी 2013 में आकर बोले भी थे जी कि प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले यही चालू कराऊंगा जी। तो इसमें राज्य सरकार कहाँ जुड़ी? यानी केंद्र सरकार चाहे तो चालू कर, हाँ, केंद्र सरकार चाहे तो चालू हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर इसको नहीं चालू होने देना चाह रही है कि बिहार के लोग पिछड़े रहे, मरते रहे। अच्छा हाँ। यानी केंद्र सरकार की मतलब बीजेपी सरकार, अभी तो केंद्र सरकार मतलब बीजेपी सरकार, तो बीजेपी सरकार ये चाह रही है कि बिहार के लोग पिछड़े रहे। हाँ, बिहार के लोग पिछड़े रहे, हमारे पीछे पीछे घूमते रहे। अच्छा, कैसे आप कह रहे हैं कि बिहार के लोग पिछड़े रहने के लिए केंद्र सरकार चाह रही है? पिछड़े इसलिए कि फैक्ट्री के लिए जो था कहीं पहुंच नहीं कर रही है। मोदी जी आज प्रधानमंत्री है, उनके अधीन सब आता है। अगर वो चाह लिए रहते तो कई एक फैक्ट्री बिहार में, केवल मढ़ौरा की नहीं और भी जगह, बहुत जगह में फैक्ट्रियां बन गई रहती, बहुत सब शुगर मिल है, वो चालू करा सकते थे जी, लेकिन वो चालू नहीं कराए। मात्र 2 ही आदमी के फेर में पड़ जाते हैं कि किस तरह अंबानी या अडानी लोग विकसित हो जाए, अब बाकी जनता समझता रहे जी। देखिए बता रहे हैं कि मोदी जी जो है, मोदी जी अगर चाहते तो रातों रात फैक्ट्रियां चालू हो सकती है, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, सर्वसर्वा है, उनके पास फुली कैपेसिटी है कि कहीं भी संस्था को ओपन कर देना वो उनके पास है। रातों रात जब नियम बदल सकता है, रातों रात नोट बदली हो सकती है, तो फैक्ट्रियां क्यों नहीं चालू हो सकती है? जो बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियां हैं, अगर वो चाहते तो चालू हो सकती है, परंतु क्या है, इनके कथनानुसार ये बता रहे हैं कि बस चालू नहीं करना है, केवल जुमलेबाजी कर रहा है। ये बता रहे हैं कि जुमलेबाजी करना है, जुमलेबाजी करके बस वोट की राजनीति करनी है और जनता को गुमराह करने की साजिश की जा रही है। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, अभी कुछ लोगों का कहना है और खासकर बीजेपी वाले का भी कहना है कि बीजेपी जब केंद्र सरकार में आई तो हिंदू मजबूत हो रहे हैं और हिंदू की मतलब जो ताकत है या संगठन है वो मजबूती से अपने आप को कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? ना, हिंदू तो शुरू से ही मजबूत है, कहीं कमजोर नहीं थे, कहीं कमजोर नहीं थे। लेकिन ये तो बता रहे कि पहले हिंदू अपने आप को हिंदू कहीं नहीं बोल पाते थे, अब लेकिन अब हिंदू लोग बोल रहे हैं, जय श्री राम का नारा दे रहे हैं विभिन्न जगह। इस पर आप क्या कहिएगा? ना, ये सब गलत बात है। शुरू से ही हिंदू अपना जय श्री राम का नारा देते हुए आ रहे थे जी। हाँ। लेकिन आजकल ये भी सच्चाई है सर कि पहले देते थे, लेकिन आजकल बड़ी जोर शोर से सोशल मीडिया पर भी जय श्री राम बोला जा रहा है, महादेव, हर हर महादेव, ऐसा बोला जाता है और नारा लगा रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो बता रहे बीजेपी वाले कि नहीं चलता था, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, भारत देश नहीं, भारत एक राष्ट्र है
जी। यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। जी। और सभी लोग मिल कर हैं इसको राष्ट्र बनाए हैं। जी। देश की आज़ादी में सभी लोगों की भागीदारी थी। जी। तो कैसे बीजेपी कह रहा है कि केवल हिंदू हिंदू हिंदू? जी, देखिए ये इनका भी कहना जायज है कि भारत केवल देश नहीं है, भारत एक राष्ट्र है। भारत को एक नेशन बोला जाता है। नेशन का मतलब, राष्ट्र का मतलब ये होता है जब विभिन्न धर्म, विभिन्न मजहब के लोग जब एक साथ मिल करके रहते हैं, उसी को राष्ट्र बोला जाता है। तो भारत की ये मर्यादा है कि यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और हमारे सनातन में एक शब्द आता है, वेद में सिखाए गए, अतिथि देवो भव, यानी जो भी है हमारे पास आता है गेस्ट बन करके, उसको हम देवता के रूप में देखते हैं और उसका सत्कार करते हैं। तो यहाँ पर अगर जातिगत बात करके एक दूसरे से उलझाने की अगर साजिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब गुनाह किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी की जा रही है, भविष्य को डार्क में रखा जा रहा है और देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये भी सच्चाई है। सर एक बात मैं जानना चाहूंगा, कुछ लोगों का यहाँ भी कहना है कि हिंदू, आप बोले कि देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सबकी भागीदारी थी, लेकिन जब देश बंटवारा हुआ उस वक्त मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दे दिया गया। तो ये लोग बताया कि अगर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दे दिया गया तो हिंदुस्तान जो बचा सो हिंदुओं का है। इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, हिंदुस्तान सब लोगों का है, सब लोगों का है। सब लोगों का है। ये उस समय नहीं हो गया था कि केवल यहाँ हिंदू ही रखेंगे। जी। वहाँ बोला गया था जिसको स्वेच्छा से जहाँ रहना है जी वहाँ रहे। तो मतलब मुसलमानों के लिए मुस्लिम कंट्री बन गई पाकिस्तान, परंतु हिंदुस्तान में सभी लोग रह गए। इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो धर्मनिरपेक्ष है जी। तो कैसे कर देंगे? शुरू से हम कहते हैं कि हमारा इंडिया धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है जी। तो कैसे हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें? जी। देश की आजादी में सभी जाति की जब भागीदारी थी जी। तो यहाँ हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आज सब लोग अपना अपना विचार साझा कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। तो कुछ हिंदू के युवा हैं, वे लोग फेसबुक और ट्विटर पर अपनी बात साझा कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान मुसलमानों के लिए दे दिया गया, तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ हिंदू रहेंगे, मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं, यहाँ मुस्लिम क्यों रहेंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब देश बंटवारा हुआ था उसके पहले हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे जी। कुछ मुस्लिम वहाँ चल गए जी। कुछ यहाँ रह गए जी। तो हमारे भाई है, तो उनको कैसे कहते कि यहाँ से आप चले जाइए? जी। देश की आजादी में मुस्लिमों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, योगदान तो पहले रहा है, ये बात सत्य है। तो लोग बता रहे हैं कि योगदान रहा है तो उनको हिस्सा दे दिया गया, अभी हमारे हिस्से में वो लोग क्यों आ रहे हैं? तो घर घर में अगर बंटवारा होता है, भाई भाई में बंटवारा होता है, तो वो अपने भाई का हम हत्या कर देंगे। आज भी यहाँ होता है कि घर में बंटवारा होता है, भाई कहता है कि हम अलग रहेंगे, तो वो भी तो हमारे भाई ही न थे। तो हम भाई को कैसे यहाँ से हटा दें? वो रहना चाहते तो रहना चाहते हैं तो रहने दीजिए। भारत के प्रति जो मुसलमान अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा किए, आपको आपकी नजर में कैसा लग रहा है? ना, मुसलमान अगर लोग कहता है कि मुसलमान का कुछ भागीदारी नहीं है, तो अगर अब्दुल कलाम भी तो मुसलमान ही न थे जी, जो राष्ट्रपति बने और देश के लिए आज जो इंडिया कहता है कि हम मजबूत है, उसके लिए 5-5 मिसाइल दिए जी। अब्दुल हमीद जी कोई भी पैटर्न टैंक को नहीं उड़ा रहा था। अब्दुल हमीद सबसे पहले अपने सीने पर बम रखकर टैंक के सामने चल गए थे जी। तो सबसे अधिक तो आजादी में मुस्लिम लोग का भी योगदान रहा है। देखिए, ये भी बहुत सच है। इतिहास पढ़िए, जो लोग मजहबी रूप से भारत को देख रहे हैं उन लोगों को खुला ये नसीहत देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कृपया करके इतिहास को पढ़िए और भारत की रूपरेखा को जानिए। भारत किस तरह से भारत बना हुआ है, ये भारत को मजबूत बनाने में एपीजे अब्दुल कलाम की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने मिसाइल देकर के भारत को मजबूत बनाया। उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम को लोग बुला रहे थे कि आप मुस्लिम कंट्री के, आप मुसलमान हो, हमारे समुदाय के हो, आप हमारे साथ आ जाओ। सौदा किया जा रहा था, एक तरफ से देखा जाए तो उनके साथ सौदा किया जा रहा था। लेकिन उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम जी का जवाब ये रहा कि नहीं, न मैं हिंदू हूं, न मैं मुसलमान हूं, इंडियन हूं और इंडिया के साथ कभी दगाबाजी नहीं कर सकता हूं। इस तरह ऊंचे विचार के थे, उच्च कोटि की उनकी सोच थी। और अब्दुल हमीद के बारे में सब लोग जानते हैं कि, तो बताइए, इस तरह से, इस नजर से अगर उस भारत के प्रति प्रेम नहीं होता तो अपनी जान को जोखिम में कोई नहीं डालता। युवा जो है, युवा पीढ़ी के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग हिंदू जो है सो हिंदू अपने आप को बोल रहे, मुसलमान जो है सो मुसलमान बोल रहे हैं और एक दूसरे को गलत नजर से देख रहे हैं। इस पर आप क्या कहिए? देखिए, इसमें तो सेंट्रल सरकार, बीजेपी सरकार द्वेष फैला रही है, अपने कुर्सी के लिए द्वेष फैला रही है कि भाई से भाई लड़े, परिदार से परिदार लड़े, जाति से जाति लड़े जी। हाँ, नहीं तो आज भी हम लोग एक ही हैं जी। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं ना
कि जो जात पर लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम पर लड़ रहा है, वो बेरोजगारी के लिए लड़े। बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी के लिए लड़े, बेरोजगारी के लिए मांग करे। यहाँ से लेकर दिल्ली तक देखिए, ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो बेरोजगारी पर बात करता है। कोई मस्जिद के लिए बात कर रहा है, कोई मंदिर के बात कर रहा है, और बेरोजगारों को उसमें लड़ा रहा है। जी देखिए, ये भी बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नेता जो हैं, आप जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है कि जनता की समस्या को सुने और जनता की समस्या के लिए खड़ा हो। तो जनता की समस्या आजकल सबसे ज्यादा क्या है? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए कोई मंत्री तैयार नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है। केवल तैयारी क्या है कि मंदिर के नाम पर और मस्जिद के नाम पर आपस में लड़ा दिया जाए और जनता को बस गुमराह किया जाए, ताकि बेरोजगारी की बात न हो सके। और हमारा जो क्रियाकलाप है, यानी कार्य अवधि जो है, सो आसानी से निकलता चले, किसमें कोई किसी प्रकार की तकलीफ न हो और हम अपनी कुर्सी की राजनीति करते रहे। तो सच्चाई है, राजनीति की जो तह में जो सच्चाई है, उस सच्चाई से पर्दा उठाने का प्रयास किया। जो हकीकत है, उस हकीकत का खुलासा अभी विजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर जी के माध्यम से हम किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हर प्रकार के अपडेट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।